नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः मेरे यूट्यूब चैनल अनिल ढाका क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, हम टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं और टैक्सोनॉमी का आज हम तीसरा पार्ट करेंगे, जिसमें टैक्सोनॉमिक एड्स और मोनेरा किंगडम पढ़ेंगे। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं। जो हमने पीछे वाले वीडियो में जो चर्चाएं की थी, जैसे प्लांट सिस्टम क्लासिफिकेशन की बात की थी, पादप पद्धतियों के वर्गीकरण की, और पादप पद्धतियों के वर्गीकरण में हमने जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था और जो नेचुरल क्लासिफिकेशन था उसकी चर्चा हमने की थी। नेचुरल क्लासिफिकेशन में हमने बात की थी बेंथम और हुकर की। बेंथम और जो हुकर विद्वान थे, दो विद्वान थे, बेंथम और हुकर। ये विद्वान रॉयल बोटेनिकल गार्डन में साइंटिस्ट थे। कहाँ के साइंटिस्ट थे? रॉयल बोटेनिकल गार्डन के साइंटिस्ट थे। एक शब्द आता है दोस्तों, क्वाराटर। याद रखना, जो भी वैज्ञानिक रॉयल बोटेनिकल गार्डन में काम करते हैं या रॉयल बोटेनिकल गार्डन में काम करने वाले साइंटिस्ट को क्या कहा जाता है? क्यूरेटर कहा जाता है। इसलिए इसको आप लोग ध्यान में रखोगे। प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। आपको इन सब वीडियो की अगर PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर देख सकते हो। टेलीग्राम मेरा अनिल ढाका क्लासेज नाम से ही है, जहां आपको ये फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड बायोलॉजी का जो कोर्स मैंने स्टार्ट किया है, ये 16 जनवरी से स्टार्ट किया है, जहाँ से आपको टोटल वीडियो जो है वो मिल जाएंगे और साथ में इनकी PDF जो है वो मिल जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं, इनकी बुक की बात करते हैं। बेंथम और हुकर ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था जेनेरा प्लांटेरम। देखो, एक पुस्तक और आई थी पीछे, स्पीसीज प्लांटेरम, वो केरोलस लिनियस ने लिखी थी। और जो जेनेरा प्लांटेरम है, ये पुस्तक किसने लिखी थी? बेंथम और हुकर ने लिखी थी। इसके बाद हम बात करते हैं स्पर्मेटोफाइटा, अर्थात बीजपत्री पादपों का सबसे बड़ा जो है वो क्लासिफिकेशन नेचुरल क्लासिफिकेशन है। कौन सा है? प्राकृतिक वर्गीकरण है। देखो, स्पर्मेटोफाइटा के अंदर कल मैंने लास्ट में आपको बताया था कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं। कौन कौन आते हैं? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं। तो सबसे बड़ा स्पर्मेटोफाइटा ही है, जिनमें बीज और फल बनते हैं। वो स्पर्मेटोफाइटा के अंदर रखे गए हैं। 202 फैमिली है, 3 भागों में बांटा गया है, डाइकोटिलीडनी, जिम्नोस्पर्मी और मोनोकोटिलीडनी। ठीक है। द्विबीजपत्री में 165 फैमिली रखी गई हैं, और जो अनावर्त बीजी हैं, नगन बीजी, उनमें 3 फैमिली रखी गई हैं, और एक बीजपत्री के अंदर 34 फैमिली जो है वो रखी गई हैं। दोस्तों, ध्यान रहे, ये नेचुरल क्लासिफिकेशन इसलिए भी नहीं माना गया सही, क्योंकि इसने जो है एक बीजपत्री से पहले किसको रख दिया? जिम्नोस्पर्म से पहले इन्होंने डाइकोटिलीडनी को रखा था, इसलिए ये ज़्यादा मान्य नहीं हो पाया। तो आपको ध्यान रखना है, स्पर्मेटोफाइटा के अंदर 3 श्रेणियां बनाई बेंथम और हुकर ने, डाइकोटिलीडनी, जिम्नोस्पर्मी और मोनोकोटिलीडनी। इसके बाद अगर हम चर्चा करें इस जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है, इसके गुण क्या हैं, मेरिट्स। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन ये फ्लोर कैरेक्टर्स पर आधारित है, बेस्ड ऑन पुष्पीय लक्षण। किस पे आधारित है? पुष्पीय लक्षणों पर आधारित है। ये अच्छा नहीं है, लेकिन सिंपल क्लासिफिकेशन है, साधारण या सरल क्लासिफिकेशन है। अर्बेरियम में, अर्बेरियम सीट पर आज पढ़ेंगे हम अर्बेरियम क्या होता है। प्लांट सैंपल का क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर पर आधारित है।
तो ये भी अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन इसके अवगुण क्या है, दोष क्या है? दोष की अगर हम बात करें, डीमेरिट्स जो हैं वो ये हैं, ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को फॉलो नहीं करता, अर्थात जो जातिवर्तीय क्लासिफिकेशन है उसको क्या नहीं करता, फॉलो नहीं करता। इन्होंने जिम्नोस्पर्म से पहले किसको रख दिया गया, द्विबीजपत्री पादपों को रख दिया, जबकि हम सबको पता है पादपों में सबसे पहले एल्गी के बाद अगर हम बात करें तो ब्रायोफाइटा के बाद हम बात करें तो टेरिडोफाइटा, और अगर हम बात करें टेरिडोफाइटा के बाद तो टेरिडोफाइटा के बाद कौन आए, जिम्नोस्पर्म आए। कौन आए, जिम्नोस्पर्म आए। और जिम्नोस्पर्म के बाद में लास्ट में आपके आए कौन, एंजियोस्पर्म। कौन आए, एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म में दो कैटेगरी बनाई गई, एक तो बनाई गई मोनोकोटिलिडनी बनाई गई, और एक बनाई गई डाइकोटिलिडनी, अर्थात एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो इस प्रकार से प्यारे दोस्तों, पहले जिम्नोस्पर्म आए, इन्होंने डाइकोट को पहले रख दिया और मोनोकोट को बाद में रखा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इसलिए ये क्या नहीं है, सही नहीं है। इसलिए ये वर्गीकरण क्या नहीं है, सही नहीं है। अब बात करते हैं सबसे बड़े वर्गीकरण की। किसकी बात करते हैं, सबसे बड़े वर्गीकरण की, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, जातिवर्तीय या जातिवर्तीयता वर्गीकरण। कौन सा वर्गीकरण, जातिवर्तीयता वर्गीकरण। ये जो शब्द है फाइलोजेनी, जातिवर्ती, ये शब्द लेमार्क ने दिया था। किसने दिया था, किसने दिया था, लेमार्क ने दिया था। और एक पुस्तक लिखी थी डार्विन ने, क्या नाम था, वो था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जातियों की उत्पत्ति। ये पुस्तक किसने लिखी थी, डार्विन ने लिखी थी। फाइलोजेनी नाम जो है वो किसने दिया था, लेमार्क ने दिया था। जीवों का ऐसा ग्रुप जिसमें जीवों को ऐसे ग्रुप में इंक्लूड किया जाता है जिनके एक ही पूर्वज या पूर्वज एक ही थे। इसे बताएंगे हम फाइलोजेनी, जिनके पूर्वज क्या थे, एक ही थे, उनको हम एक ही ग्रुप के अंदर रखते हैं। अब देखिए बात आती है आगे बात आती है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि सबसे पहले थैलोफाइटा, एल्गी बनी, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म और फिर एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में डाइकोटिलिडनी और मोनोकोटिलिडनी जो है वो रखा गया, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। अब अगर हम बात करें फाइलोजेनेटिक जो क्लासिफिकेशन है वो दो विद्वानों ने दिया था। शुरुआत में हमने बात भी की थी, एक तो आइकलर और एक ओसवाल्ड टिपो। सबसे पहले आइकलर की हम बात करते हैं, किसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, आइकलर की। तो फर्स्ट फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन आइकलर ने ही दिया था और ये 1853 में दिया था। कब दिया था, 1853 में। इन्होंने पादप जगत को फ्लावर, फ्रूट और बीज की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पे दो भागों में बांटा, क्रिप्टोगेम्स और फिनेरोगेम्स। देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ से प्रश्न आता है, क्रिप्टोगेम्स के बारे में पूछ लेता है, फिनेरोगेम्स के बारे में पूछ लेता है। मैं पहले वाले वीडियो में भी चर्चा कर चुका हूँ कि क्रिप्टोगेम्स क्या होंगे। क्रिप्टो का मतलब होता है छुपा हुआ, गेम्स का मतलब होता है गेमिट, अर्थात जन्नांग, गोनाड, तो छुपे हुए जन्नांग। इनमें जो जन्नांग होंगे वो छुपे हुए होंगे। फिनेरोगेम्स, इनमें स्पष्ट जन्नांग पाए जाते हैं। तो सेक्स ऑर्गन्स छुपे हुए होते हैं, इधर सेक्स ऑर्गन स्पष्ट दिखाई देते हैं। इनमें जो क्रिप्टोगेम्स हैं, इनमें ना तो पुष्प बनता है, ना फल बनता है, ना बीज बनता है, ये एब्सेंट रहते हैं।
इधर फिनेरोगेम्स के अंदर। अब क्रिप्टोगेम्स में आएंगे कौन, अभी आपको मैं पहले ही बता देता हूँ। क्रिप्टोगेम्स में आपके एल्गी आएगी, आपके ब्रायोफाइटा आएगा, आपके टेरिडोफाइटा आएगा, ठीक है ना। ये किस में आएंगे, ये क्रिप्टोगेम्स में आएंगे, क्योंकि इनमें ना तो बीज बनता, ना फल बनता है, और ना ही पुष्प बनता है, ठीक है ना। इसके बाद में हम बात करते हैं फिनेरोगेम्स और क्रिप्टोगेम्स के आगे हम बात करें तो क्रिप्टोगेम्स के अंदर जो जनन होता है वो स्पोर द्वारा होता है, इधर होता है वो बीज द्वारा होता है, इधर बीजाणु द्वारा, किसके द्वारा, बीजाणु द्वारा, और इधर होता है बीज द्वारा। इसके अंदर जो थेलोफाइटा रखा गया, एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थेलोफाइटा के अंदर दो रखे गए, एल्गी और फंजाई, जबकि RH विगेटेकर ने इनको 1969 में एल्गी फंजाई को क्या कर दिया, एक अलग जगत जो है वो बना दिया। एल्गी जो होती है इस थैलस, इसमें प्लांट बॉडी क्या होती है, थैलस होती है, जड़ तना पत्ती नहीं होती। फंजाई के अंदर माइसीलियम जो आईपी से बनते हैं, आइपा कवक तंतु, फिर आईपी बनती हैं, अनेक कवक तंतु, और ये आईपी मिलकर माइसीलियम बनाती हैं, ठीक है ना। ब्रायोफाइटा में रिक्सिया थैलोइड होता है, और अदर ब्रायोफाइट जो है वो लिपी एक्सिस जिनके अंदर पाई जाती है। प्लांट बॉडी की अगर हम लोग चर्चा करें, टेरिडोफाइटा में रूट भी होता है, स्टेम भी होता है, और लिप भी होती है, हम लोग चर्चा करेंगे। बीज के आधार पे दो भागों, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इसमें बीज बनते हैं, लेकिन बीज के चारों ओर आवरण नहीं होता है, बीज के चारों ओर सीड कोट एब्सेंट होता है। इसमें फ्रूट भी नहीं बनते हैं, क्या नहीं बनते हैं, फल भी नहीं बनते हैं। लेकिन एंजियोस्पर्म के अंदर बीज के चारों ओर आवरण होता है। देखिए जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म दो शब्द हैं, एक तो है जिम्नो, एक है स्पर्म। जिम्नो का अर्थ होता है नगन, नेक्ड, और स्पर्म का अर्थ होता है बीज, अर्थात नग्न बीजी पादप जिनके बीज के चारों ओर आवरण न हो। एंजियोस्पर्म, एंजियो का मतलब होता है कवर्ड, और स्पर्म का मतलब बीज, स्पर्म का मतलब क्या हो गया, बीज, ठीक है। तो ये आवर्त बीजी होते हैं, इनमें फल बनता है, फल, पुष्प, बीज सब बनते हैं। इनमें फ्रूट जो है वो नहीं बनता, ना पुष्प बनते हैं, केवल क्या बनते हैं, बीज जो है वो बनते हैं। इसके बाद में हम बात करें ओसवाल्ड टिपो क्लासिफिकेशन 1942 में दिया गया। आइकलर ने 1853 में इन्होंने दिया फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन 1942 में, ठीक है ना। सबसे बड़ा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन आपको ध्यान में रखना है। और इन्होंने प्लांट किंगडम को एम्ब्रियो की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पे दो भागों में बांटा, नॉन एम्ब्रियोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा, अर्थात जिनमें एम्ब्रियो पाया जाता है और जिनमें एम्ब्रियो नहीं पाया जाता और जिनमें एम्ब्रियो पाया जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें नॉन एम्ब्रियोफाइटा की, तो आप नाम से ही समझ गए हो, एम्ब्रियो जो है वो नहीं पाया जाता, इधर एम्ब्रियो या भ्रूण जो है वो पाया जाता है। इधर थैलोफाइटा अर्थात एल्गी और फंजाई रखी गई, इधर वेस्टिकुलर टिश्यू एंड ट्राइकिड्स के आधार पे इन्हें फिर से दो भागों में बांट दिया गया, एट्रिकिएटा और ट्रेकिएटा, ठीक है ना। जाइगोट में सीधे मियोसिस होता है, जो युग्मनज होता है उसमें सीधे अर्धसूत्री विभाजन, जिससे मियोस्पोर बनते हैं, और मियोस्पोर से जर्मिनेट होकर, जर्मिनेट का मतलब है अंकुरण, अंकुरित होकर प्लांट बॉडी बन जाती है। देखिए ऐसे बनती है, ये जैसे जाइगोट है, इस जाइगोट में अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस।
तो मियोस्पोर बनेंगे। क्या बनेंगे? ये जो है द्विगुणित है, ये फिर आगे चलकर अगुणित मियोस्पोर, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो द्विगुणित से अगुणित बनेंगे मियोस्पोर। मियोस्पोर आगे चलकर क्या बना लेते हैं? नई प्लांट बॉडी जो है वो बना लेते हैं, जो अगुणित होती है। इधर अगर बात करें तो इधर जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो जो है वो बनेगा। और इसी एम्ब्रियो के आधार पे एम्ब्रियोफाइटा को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, एट्राइकेटा और ट्राइकेटा। एट्राइकेटा मतलब ट्राइकिड्स नहीं पाई जाती, वेस्टिकुलर टिश्यू भी नहीं पाए जाते, ट्राइकिड्स भी नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। जैसे ब्रायोफाइटा, जैसे उदाहरण क्या हो गया? ब्रायोफाइटा। और इधर अगर हम बात करें तो दोनों प्रेजेंट होते हैं, वेस्टिकुलर टिश्यू भी होते हैं और ट्राइकिड्स भी होते हैं। तो इसमें आ जाएगा आपका टेरिडोफाइट आ जाएगा, जिम्नोस्पर्म आ जाएगा और एंजियोस्पर्म आता है। इसके बाद में हम बात करें इधर, तो आपको मैंने बता ही दिया, क्या बताया कि मेल गेमिट, फीमेल गेमिट, मेल गेमिट और फीमेल गेमिट, ये मेल गेमिट, ये फीमेल गेमिट, इनका निषेचन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट में मियोसिस हुआ तो मियोस्पोर बने, जिनमें जर्मिनेशन हुआ तो नई प्लांट बॉडी बनी, और नई प्लांट बॉडी अगुणित होगी जो गैमेटोफाइटिक कहलाती है, ठीक है। फिर ट्राइकेटा को, ट्राइकेटा जो है इसको पुनः दो भागों में बांटा गया, क्योंकि बड़ा क्लासिफिकेशन था, फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन जो था वो बड़ा था। तो बीज की उपस्थिति के और अनुपस्थिति के आधार पे नॉन सपर्मोफाइटा या सपर्मेटोफाइटा और एक होता है सपर्मोफाइटा, अर्थात इनमें बीज नहीं होता, इनमें बीज होता है। इनकी बीज स्वभाव की उत्पत्ति जो है वो हेटेरोस्पोरी होती है। बीज स्वभाव की उत्पत्ति कैसी होती है? हेटेरोस्पोरी, अर्थात विषम विषाणुता पाई जाती है। आकार जो है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे उदाहरण की अगर हम लोग बात करें तो हो गया आपके सिलेजिनेला, मार्सिलिया, ये टेरिडोफाइटा के उदाहरण है, ठीक है। ऑरिजिन ऑफ स्टिल, रंभ की उत्पत्ति भी टेरिडोफाइटा से हुई है। किससे हुई है? टेरिडोफाइटा से हुई है। ये आरपीएससी में आया हुआ है कि निम्न में से किन पादपों में विषम बीजाणुता पाई जाती है? तो सिलेजिनेला और मार्सिलिया में। किसमें? सिलेजिनेला और मार्सिलिया में। टेरिडोफाइटा के अंदर ट्राइकिड्स बने थे, वेस्टिकुलर टिश्यू बने सबसे पहले, और रंभ की उत्पत्ति भी हुई थी। टेरिडोफाइटा जो होते हैं वो वेस्टिकुलर क्रिप्टोगेम्स होते हैं या वेस्टिकुलर नॉन सपर्मेटोफाइटा होते हैं। इधर बीज की उत्पत्ति के आधार पर यदि हम बात करें तो सीड प्रेजेंट होते हैं, तो इसके आधार पे बात करते हैं जिम्नोस्पर्म, जिसमें आवरण नहीं होता, एंजियोस्पर्म, बीज के चारों ओर आवरण होता है। इनमें ना अंडाशय बनता है ना फ्रूट बनता है, इसमें अंडाशय भी बनता है और फ्रूट भी बनता है। इसके बाद में बात करें जिम्नोस्पर्म के उदाहरण की बात करें तो एक महत्वपूर्ण उदाहरण आता है, इसमें परीक्षा में बार बार आता है, आरपीएससी में कई बार पूछा गया है, पाइनस जियार्डियाना। इससे चिलगोजा प्राप्त होता है, जिसे हम ड्राई फ्रूट कहते हैं, जो फ्रूट नहीं होता, जो सीड होते हैं न कि फ्रूट होते हैं, लेकिन इसे बोलते क्या है? ड्राई फ्रूट, शुष्क फल कहा जाता। तो ये फ्रूट नहीं होते हैं, क्या होते हैं? बीज होते हैं। पाइनस जियार्डियाना के बीज क्या कहलाते हैं? चिलगोजा कहलाते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे दोस्तों हमने जो है पूरा का पूरा जो फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन है, जिसमें आइक्लर और ओसवाल्ड टिप्पो की बात हमने कर ली है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात करें तो 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बनाई गई हैं। कितनी बनाई गई हैं?
सात में सबसे पहले एनिमल किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। सबसे बड़ा एनिमल किंगडम, वैसे तो डोमेन होता है सबसे बड़ा। कौन होता है? डोमेन। ठीक है। तो और सबसे छोटी कौन होती है? स्पीसीज। प्रत्येक कैटेगरीज को टैक्सोन कहते हैं। जैसे ये है तो यहाँ टैक्सोन कहा जाता है। इधर प्लांट किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स, स्पीसीज। अब ध्यान रखना, जंतुओं की जो 7 टैक्सोनोमिक कैटेगरीज हैं उनमें सबसे छोटी स्पीसीज, इधर भी स्पीसीज, फिर ग्रुप्स ऑफ स्पीसीज जीनस, ग्रुप ऑफ जीन्स फैमिली, ग्रुप्स ऑफ फैमिली ऑर्डर, ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर क्लास। अब ध्यान रखना है, इधर भी ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर क्लास, यहाँ तक सेम है। यहाँ ध्यान रखना है आपको कि यहाँ ग्रुप्स ऑफ क्लास कहलाता है फाइलम, संघ, अर्थात ए ग्रुप ऑफ एनिमल क्लासेस, और इधर ए ग्रुप्स ऑफ प्लांट क्लासेस कॉल्ड एज डिवीजन। क्या कहेंगे? प्रभाग कहेंगे। इसके बाद में एक शब्द आता है जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, हेरारकी, कि हेरारकी किसे कहेंगे? तो टैक्सोनॉमी कैटेगरीज का अवरोही व आरोही क्रम हेरारकी कहलाता है। ये हो गया आपके अवरोही, आरोही छोटे से बड़ा, और ये हो गया आपके बड़े से छोटा अवरोही। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? हेरारकी कहा जाता है। किसी भी प्लांट या एनिमल की हेरारकी डिसेंडिंग ऑर्डर में काम में लेते हैं। कौन से ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? बड़े से छोटे की ओर, इसलिए ये तीर का चिन्ह ऐसे लगाया गया है, बड़े से छोटे की ओर लगाया गया है। इसलिए ध्यान रखें, हायरार्की किस रूप में काम में लेते हैं? अवरोही में काम में लेते हैं। अब आता है आज का मुख्य टॉपिक, टैक्सोनोमिक एड। क्या टॉपिक आता है? टैक्सोनोमिक एड, जिसमें सबसे पहले आता है हर्बेरियम, ड्राई गार्डन। इसे क्या बोला जाता है? ड्राई गार्डन भी कहा जाता है। देखिए होता क्या है, बॉटनिकल म्यूजियम में हम प्लांट को एकत्रित, देखिए मान लीजिए कोई प्लांट है, ये प्लांट है, इस प्लांट का कोई भाग लिया हमने, कोई पार्ट लिया, उस पार्ट को हमने सुखाकर और दबाकर एक कागज की शीट पे रख लिया। किस पे रख लिया? कागज की शीट पर, और उसको परिरक्षित करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? हर्बेरियम बोलेंगे। और ये जो शीट बनाई है, इस शीट को हम लोग क्या बोलेंगे? हर्बेरियम शीट बोलेंगे। शीट को क्या बोलेंगे? हर्बेरियम शीट जो है वो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हर्बेरियम शीट जो है वो बोलेंगे। इस वजह से हमने ये लगाया था, ये हर्बेरियम शीट बोलेंगे, ठीक है ना। हर्बेरियम शीट की जो साइज होती है वो 11.5 इंच इंटू 16.5 इंच होती है। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है हर्बेरियम शीट की जो साइज होती है वो कितनी होती है। जैसे ये हर्बेरियम शीट, और इस पे हमने मान लीजिए ये पत्ती लगा दी इस पे, ठीक है ना, ये हमने इस पे क्या लगा दी? पत्ती लगा दी। और ये हर्बेरियम शीट जो है इसकी साइज रहती है 11.5 इंच इंटू 16.5 इंच। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, हर्बेरियम की शीट पर एक लेबल लगा दिया जाता है। इस लेबल पर प्लांट को कलेक्ट करने की डेट, टाइम, प्लेस। देखिए यहाँ ये हर्बेरियम शीट है, ये यहाँ पे वो पादप लगाए ही है, यहाँ पे एक लेबल चिपका दिया जाता है जिस पे इसको कब
कौन सी डेट को प्राप्त किया, क्या समय था, क्या प्लेस था, टाइम तो फिर भी नहीं लिखा जाता, स्थान कौन सा था वो लिख देते हैं। इस प्लांट का इंग्लिश में नेम, लोकल लैंग्वेज का नाम, फैमिली नेम तथा प्लांट को कलेक्ट करने वाले पर्सन का नाम लिखा जाता है। इस लेवल पर ये सूचनाएं जो है वो लिखी जाती हैं। तो ये होता है आपका हर्बेरियम। इसके बाद में आता है बोटनिकल गार्डन। कौन सा गार्डन? बोटेनिकल गार्डन। लिविंग प्लांट का कंजर्वेशन एंड कलेक्शन करना। जो जीवित पादप हैं उनको हम रक्षित करेंगे और उनका संग्रहण करेंगे। किसके अंदर करते हैं? बोटेनिकल गार्डन में करते हैं। जैसे कोई ये क्षेत्र है, इसमें हमने बहुत सारे पौधे लगा रखे, जैसे हजारों पौधे इसके अंदर हमने लगा रखे। तो ये आपका क्या कहलाएगा? बोटेनिकल गार्डन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बोटनिकल गार्डन जो है वो कहलाएगा। ठीक है, ये बात आपको क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। दूसरी बात करते हैं फर्स्ट बोटनिकल गार्डन। ये इंग्लैंड के अंदर है, क्यों? ध्यान रखना, क्यों इंग्लैंड के अंदर है। कौन सा है? क्यों। इसके बाद हम बात करते हैं भारत में कौन सा है? इंडियन बोटनिकल गार्डन। ये है कौन सा? शिवपुर। शिवपुर। और कहाँ पे है? हावड़ा। और हावड़ा कहाँ पे है? कलकत्ता में। हावड़ा कहाँ है? कलकत्ता में। NBRI, इसका आपको ध्यान रखना है, लखनऊ में। नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट को क्या बोलते हैं? NBRI। कहाँ पे है? लखनऊ में। आपको एक और बताता हूँ मैं, नोट में लिखा है मैंने, CDRI, सेंट्रल ड्रग्स। CDRI क्या होता है? सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये भी कहाँ है? लखनऊ में। इसने सबसे पहले एक गर्भ निरोधक टेबलेट बनाई थी, सहेली। कौन सी टेबलेट बनाई थी? सहेली, जो 7 डेज में ली जाती है, सप्ताह में 1 बार ली जाती है और साइड इफेक्ट भी नहीं है। चर्चा करेंगे हम आगे की वीडियो में। अब देखो, बोटनिकल गार्डन जो होता है ना, ये एक्स सीटू का उदाहरण होता है। कौन से सीटू का? एक्स सीटू कंजर्वेशन का उदाहरण होता है। अर्थात हम क्या करते हैं, उस जो पौधा है, पादप है, उसको उसकी उत्पत्ति वाले स्थान पे संरक्षित नहीं करते, दूसरे स्थान पे करते हैं। तो दूसरे स्थान पे करेंगे तो वही स्थानीय संरक्षण कहेंगे। फिर आता है आपका म्यूजियम। कौन आता है? म्यूजियम। ये भी एक C2 का उदाहरण है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, इनमें बोटनिकल गार्डन तैयार किए जाते हैं। इस गार्डन में प्लांट का स्टोरेज एंड कंजर्वेशन किया जाता है, जिसे म्यूजियम ऑफ बोटनिकल कहते हैं। इसमें अलग अलग प्लांट स्पीसीज का संग्रहण किया जाता है। इंसेक्ट को इंसेक्ट बॉक्स में प्री रिजर्व्ड किया जाता है। इसके बाद में आता है आपके जूलॉजिकल पार्क। कौन सा पार्क? जूलॉजिकल पार्क। ये भी एक C2 का उदाहरण है। जूलॉजिकल पार्क में वन्य जीव या विल्ड एनिमल्स का संरक्षण किया जाता है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे बहुत सारे जीव हम ला रखे हैं, ठीक है ना। बहुत सारे जीव जो है वो लाए रखे, जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर, भालू, हाथी, ये ला रखे हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे उनको उनके प्राकृतिक वातावरण दिया जाता है, जो उनकी जहाँ उत्पत्ति हुई थी वैसा ही वातावरण दिया जाता है और संरक्षित किया जाता है। जू भी बोलते हैं इनको, चिड़ियाघर भी, ठीक है ना। जूलॉजिकल पार्क होते हैं। इसके बाद में आता है कुंजी। कुंजी की यदि प्यारे बच्चों बात करें तो ये महत्वपूर्ण है। कुंजी क्या होती है? कुंजी इसका प्रयोग असमानता व समानताओं के आधार पे जंतु और पादपों की पहचान के लिए करते हैं। यही लाइन सीधी दी हुई आती है परीक्षा में, इसलिए इसका ध्यान रखें। की यदि हम बात करें तो की विपर्यासी लक्षणों का एक जोड़ा है। ये कोपलेट होता है और कोपलेट के प्रत्येक सेंटेंस को लीड कहते हैं। प्रत्येक सेंटेंस को क्या कहेंगे?
लीड। लीड एनालिटिक होती है अर्थात विश्लेषणात्मक होती है। प्रत्येक टैक्सोनॉमिक्स सीरीज, फैमिली, जीनस और स्पीसीज को पहचान के लिए ये काम में आती है। ठीक है ना। 3 शब्द याद रखने। फ्लोरा, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पादपों का ग्रुप। ग्रुप्स ऑफ प्लांट क्या कहलाता है? फ्लोरा। ग्रुप्स ऑफ एनिमल क्या कहलाता है? फोना। क्या कहलाता है? फोना। मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पादप हैं बहुत सारे, उसको हम फ्लोरा बोल देंगे। जैसे कोई पहाड़ है, जैसे पहाड़ है तो उस पर पाए जाने वाले जितने पौधे हैं उनको फ्लोरा, और जो एनिमल पाए जाते हैं उनको फोना बोल देंगे। एक शब्द आता है एंडेमिक स्पीसीज। जब किसी प्लांट या एनिमल्स की स्पीसीज किसी एक विशेष या स्पेसिफिक क्षेत्र में पाई जाती है, एंडेमिक स्पीसीज। जैसे एक डोडो पक्षी हुआ करता था मॉरिशस का, वो एंडेमिक ही था, ठीक है ना, लेकिन अब विलुप्त हो चुका है। तो वो एक ही डोडो मॉरिशस में ही पाया जाता था, विलुप्त हो चुका है। इसके बाद में एक शब्द आता है मोनोग्राम। मोनोग्राम भी आप लोग ध्यान रख लेना, किसी एक टैक्सोन का पूर्ण विवरण क्या कहलाता है? मोनोग्राम। ICBN का नाम पहले भी बता चुका हूँ, पीछे वाली वीडियो में जाके आप लोग इसको विस्तार से समझ सकते हो। इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनोकल्चर ऑफ बैक्टीरिया, सॉरी ये ICNB है, वो था ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनोकल्चर। ये है इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनोकल्चर ऑफ बैक्टीरिया, नोमेनोकल्चर ऑफ बैक्टीरिया। अब देखिए आज का लास्ट टॉपिक हम लोग करते हैं मोनेरा। कौन सा करते हैं? मोनेरा। कौन सा करते हैं? मोनेरा। मोनेरा किंगडम जो है इसमें प्रोकैरियोटिक्स को रखा गया है, जैसे आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एलगी, ठीक है ना, और माइकोप्लाज्मा PPLO को रखा गया है। किस में रखा गया है? मोनेरा में। पहले भी हम लोग मोनेरा की बात पीछे वाले वीडियो में कर चुके हैं। मोनेरा की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन की होती है, अर्थात म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन की बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की जो है वो बनी हुई होती है। सेल वॉल होती है पेप्टिडोग्लाइकॉन या म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई होती है। सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मध्य पेरीप्लाज्मिक स्पेस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पेरीप्लाज्मिक स्पेस, जो लाइसोसोम का संवर्ती होता है। इंपॉर्टेंट है कि मोनेरा में लाइसोसोम का संवर्ती कौन होता है? पेरीप्लाज्मिक स्पेस होता है। ये क्या करता है? डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो जटिल यौगिक होते हैं उनका पाचन करता है। इसके बाद में बात करें तो वास्तविक क्रोमोसोम इनमें एब्सेंट होता है। सर्कुलर DNA पाया जाता है। कल भी हमने बात की थी बैक्टीरिया में, कि इनमें सर्कुलर DNA पाया जाता है। कैसा? सर्कुलर DNA पाया जाता है, अर्थात डबल स्टैंडर्ड DNA पाया जाता है। नॉन स्टोन प्रोटीन और पेलिमाइन्स प्रोटीन मिलकर जो ये है, इस पे एक प्रोटीन पाई जाती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पेलिमाइन्स प्रोटीन कहते हैं, याद रखनी है आपको। तो ये मिलकर सर्कुलर DNA प्लस नॉन स्टोन प्रोटीन प्लस पॉलीमाइन्स आपस में मिलकर क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। जब DNA और नॉन स्टोन, क्योंकि स्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, ये मिलकर न्यूक्लियोइड, जीनोफोर या इंसिपेंट न्यूक्लियस या फिर फाइब्रोलर न्यूक्लियस कहते हैं। तो मोनेरा जगत के DNA को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोइड, जीनोफोर, इंसिपेंट न्यूक्लियस। केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। कल पढ़ चुके हैं, हम चर्चा कर चुके हैं।
क्योंकि मोनेरा और प्रोकैरियोटिक सेल है इनमें। तो कल हम प्रोकैरियोटिक के बारे में पूर्णतया पढ़ चुके हैं। तो आपको इनके बारे में ज़्यादा पढ़ना है तो आप कल का वीडियो जो है वो देख सकते हो। झिल्ली युक्त कोशिकांग अब्सेंट होते हैं। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल अब्सेंट होती है। 70S राइबोसोम, 30 छोटी यूनिट, 50 बड़ी यूनिट। इसके बाद में आते हैं आर्की बैक्टीरिया। कौन आते हैं? आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया की बात करें तो ये प्रीमेटिव बैक्टीरिया होते हैं। मोनेरा में कौन रखे गए हैं? आर्की बैक्टीरिया। प्रीमेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ग्रुप्स ऑफ एंशिएंट बैक्टीरिया, जीवाणुओं के पूर्वज माने जाते हैं। ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है, पुराने जीवित जीवाश्म बोला जाता है इनको। ऑब्लिगेटरी एनारोबिक होते हैं, अविकल्पीय अवायवीय होते हैं। यूकेरियोटिक के समान स्टोन प्रोटीन होती है इनमें, जबकि मोनेरा के अंदर नहीं है मोनेरा का ही भाग, लेकिन इनमें स्टोन प्रोटीन पाई जाती है। सेल वॉल पॉलीसेकेराइड या पॉलीपेप्टाइड की। सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकॉन नहीं होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूनिट मेम्ब्रेन के रूप में नहीं होती है। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। जैसे उदाहरण बात करें थर्मोकोक्स, मेथेनोकोक्स और मेथेनोबैक्टीरियम, ये आपको ध्यान रखने हैं उदाहरण आर्की बैक्टीरिया के। जो सबसे प्राचीन आगे बैक्टीरिया कौन कौन आते हैं इसमें? थर्मोकोक्स, मेथेनोकोक्स, मेथेनोबैक्टीरिया। सबसे पहले मेथेनोजन की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। किसकी बात करते हैं? मेथेनोजन की। तो मेथेनोजन जो होते हैं ये मीथेन उत्पन्न करते हैं, इसलिए इनको मेथेनोजन कहते हैं। कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? CH4। दलदली या मार्श क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे मेथेनोकोक्स, मेथेनोबैक्टीरियम, मेथेनोमाइक्रोबियम। ये गोबर में भी पाए जाते हैं। डंग किसमें पाए जाते हैं? डंग में। और उनमें किण्वन करके CH4 का उत्पादन करते हैं। ये केटल्स की या पशुओं की रुमेन में भी पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पशुओं की रुमेन में भी पाए जाते हैं, रुमेनोकोक्स। और ये भी मीथेन का निर्माण करते हैं। बायोगैस आपने नाम सुना? बायोगैस, ये बायोगैस भी बनाने का काम करते हैं। बायोगैस का संगठन होता है CH4, CO2 और H2 हाइड्रोजन, या कुछ मात्रा में H2S भी होता है। इसके बाद आता है हेलोफिल्स। देखो, हेलो का मतलब होता है लवणीय क्षेत्र। ऐसे आर्की बैक्टीरिया जो अत्यधिक या हाई साल्ट कंस्ट्रक्शन, हाई सालिन एरिया के अंदर पाए जाते हैं, वृद्धि करते हैं, उन्हें हेलोफिल्स कहा जाता है। इसके चारों ओर एक पर्पल मेम्ब्रेन पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्ट सनलाइट से ATP का निर्माण करती है, और उसको बोलते हैं बैक्टीरियोरोडोप्सिन। क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोरोडोप्सिन कहा जाता है। ये ग्लूकोज का उपापचय नहीं होता है, इनके अंदर क्या नहीं होता है? ग्लूकोज का उपापचय, मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। इसके बाद में आते हैं लास्ट, कौन से आते हैं आपके? लास्ट जो आते हैं वो आते हैं थर्मोएसिडोफिल्स। थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर। यह हाई टेम्परेचर पर एसिडिक, मतलब अत्यधिक एसिडिक pH मान 2, अति अम्लीय, और 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भी क्या रहते हैं? जीवित रहते हैं। ये गर्म पानी के सल्फर युक्त झरनों में पाए जाते हैं। किस गंधक युक्त? सल्फर युक्त। 100 डिग्री पर भी जीवित रह सकते हैं। हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों, आज के पूरे इस लेक्चर के अंदर हमने जो बात की, टोटल 40 मिनट के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने सबसे पहले जो बात की थी वो की थी बेंथम एवं हुकर का क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हमने चर्चा की, पुनः बता देता हूँ एक बार। देखिए, बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन पढ़ा हमने, ठीक है। सप्रमेटोफाइटा भी पढ़ा, फिर हमने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन पढ़ा, फिर हमने आइकलर क्लासिफिकेशन पढ़ा, फिर आइकलर के बाद ओसवाल्ड टिप्पो क्लासिफिकेशन पढ़ा, सबसे बड़ा। फिर हमने
ट्रेकेटा पढ़ा सीड की उपस्थिति के आधार पे। फिर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, फिर टैक्सोनॉमिक हेड पढ़े, और फिर हमने जो है लास्ट में जो है मोनेरा किंगडम पढ़ा। मोनेरा के अंदर आर्कीबैक्टीरिया, मेथेनोजन, हेलोफिल्स और थर्मो एसिडोफिल्स की चर्चा जो है वो की है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।